जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई भर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से आपके 3 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाला गया है। इसका ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 5 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। बम्पर वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए मिनिमम जो है 12 पास रखा गया है। किसी भी स्ट्रीम से अगर किसी ने इंटर पास कर लिया है मिनिमम, तो वो इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है एलिजिबल रहेगा। तो आज के वीडियो में हम इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को डिस्कस करेंगे, आपको बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकला है वो आपका महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से निकला है। तो विभाग का नाम याद रखिएगा, आपका महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। पोस्ट नेम का अगर बात करें तो देखिए किस किस पोस्ट नेम पे जो है वैकेंसी निकला है। तो पुलिस कांस्टेबल पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है, जिसमें आपका 10,300 पोस्ट खाली है। SRPF पुलिस कांस्टेबल जिसमें 4,124 पद खाली है। ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जिसमें आपका 4,800 पद खाली है। तो इन पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है और सभी पोस्ट को मिला के टोटल जो आपका 19,224 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आपका निकला हुआ है। यानी बहुत बड़ा जो है बम्पर भर्तियां होने जा रही है। चलिए अप्लाई डेट का बात करें तो याद रखिएगा 5 मार्च से लेकर आपका 31 मार्च तक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका भरा जाएगा। यानी फॉर्म जो आपका 5 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट जो है आपका 31 मार्च रहने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन का बात करें तो याद रखिएगा ये जो एप्लीकेशन है इसका अप्लाई जो आप ऑनलाइन मोड पे आपको करना पड़ेगा, इसके लिए ऑफलाइन मोड नहीं रखा गया है। पे स्केल का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका 5,200 से लेके 20,200 तक जो है इसमें पर मंथ के हिसाब से जो है सैलरी दिया जा सकता है। साथ ही साथ आपको जो है PF ESI और अदर अलाउंसेस जो होते हैं, अदर दूसरे भत्ते जो होते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। चलिए अब क्वालिफिकेशन बात करें तो याद रखिएगा इस भर्ती में आपको क्वालिफिकेशन मिनिमम इंटर पास रखा गया है। यानी ग्रेजुएट वाले भी इसको भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी इसको भर सकते हैं। इंटर पास अगर कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल होगा। मिनिमम इंटर पास अगर कोई कैंडिडेट है तो इस वैकेंसी को वो भरने के लिए भी एलिजिबल है। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से अगर उसने इंटर पास कर लिया है मिनिमम, तो वो इस वैकेंसी को भरने के लिए जो है एलिजिबल है। चलिए एज लिमिट का अगर बात करें तो मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल रहने वाला है। जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए अगर किसी का एज 19 साल से कम हो रहा है और 28 साल से अगर अधिक हो रहा है, जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए मैं कह रहा हूं, तो वो वैकेंसी को नहीं भर सकता है। तो याद रखिएगा एज लिमिट आपका हो गया मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम आपका 28 साल जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो रिजर्व कोटा से आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 5 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट रखा गया है, ठीक है। यानी एज रिलैक्सेशन आपका 5 इयर्स होगा रिजर्व कोटा से जो आएंगे SC ST OBC वैसे। चलिए एप्लीकेशन फीस का बात करें तो याद रखिए जनरल की जो है 450 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और बैकवर्ड क्लासेस के कैंडिडेट के जो है 350 रुपए का जो इसमें एप्लीकेशन फी रखा गया। फी जो आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो याद रखिएगा इसका सिलेक्शन जो आपका 3 स्टेजेस में होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जैसा ही कोई क्लियर करेगा तो उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो आपका PET PST टेस्ट होगा। PET अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसे टेस्ट रखा जा सकता है। और PST अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट ये सब जो है मेजर किया जाएगा। फिर फिजिकल टेस्ट जैसे ही कोई क्लियर करेगा तो उसके बाद उसका मेडिकल होगा और फिर मेडिकल टेस्ट भी जब क्लियर कर जाएगा तो उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और देन उसके बाद जो उसका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस को आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट जैसे ही कोई क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट जैसे ही क्वालिफाई करेगा तो उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और जब सारा चीज वो क्लियर कर लेगा तो उसके बाद उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसका जो है आपका सिलेक्शन होगा। चलिए जॉब लोकेशन का बात करें तो याद रखिए क्योंकि ये महाराष्ट्र पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से ये वैकेंसी निकाला गया है तो याद रखिए इसका जॉब लोकेशन होगा आपका महाराष्ट्र। चलिए इस भर्ती से जुड़ा होकर ऑफिशियल वेबसाइट का बात करें तो याद रखिएगा इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.mahapolice.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में आप जो जान सकते हैं और फर्दर अगर नोटिफिकेशन आएगा फ्यूचर में एग्जाम डेट के बारे में जो भी कुछ होगा वो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट को मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं www.mahapolice.gov.in। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ध्यान रखिएगा, इसी पे जो है जितने भी डिटेल्स है इस भर्ती से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन टोटल चीज जो है
एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, सारा चीज जो है इसी में जारी किया जाएगा और इसी में जाके आप जो है चेक कर सकते हैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को। चलिए, इस वैकेंसी को भरते वक्त आपको कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज की जरूरत पड़ेगा उसको मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जो है एक पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा कैंडिडेट का, ईमेल एड्रेस लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, मार्कशीट लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, सीएलसी, एसएलसी, 12 ग्रेजुएट जो भी जिस क्वालिफिकेशन के अनुसार भरेगा उसका जो है मार्कशीट, एडमिट कार्ड, सीएलसी, एसएलसी ये सब वगैरह वगैरह लग सकता है। 10th या ग्रेजुएशन का जो ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको लग सकता है, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट यानी जो 12 या ग्रेजुएशन पास करने के बाद जो आपका 1 साल या 1.5 साल के बाद जो मिलता है ना उसी को बोलते हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो वो आपको लगेगा। अगर आप 12th क्वालिफिकेशन से भरिएगा तो आपका 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर ग्रेजुएशन भी आप जो है क्वालिफिकेशन डालिएगा तो आपको ग्रेजुएशन का भी जो है ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो याद रखिएगा, आपको जिस भी क्वालिफिकेशन से आप भरिएगा उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका इसमें रिक्वायरमेंट है। आपको आधार कार्ड लगेगा, जाति आवासीय आय का जो है अगर रिजर्व कोटा से कोई भरेगा तो उसको जाति आवासीय आय जैसा सर्टिफिकेट लगेगा, लेकिन अगर कोई जनरल कैटेगरी से भरेगा तो उसके लिए जो जाति आवासीय आय कुछ भी चीज की जरूरत नहीं पड़ सकता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त जो है उसको सिर्फ जो है आपको आवासीय सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकता है, लेकिन रिजर्व कोटा के लिए आपको जो है जाति आवासीय आय यानी कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम ये सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा जो रिजर्व कोटा से भरेगा, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो उन लोगों को जो है ये तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन जनरल कैटेगरी से अगर कोई फॉर्म भरेगा तो उसको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।